बाहर बैठना पड़ता था। आखिर वो कौन सी मानसिकता थी जिसके वजह से उनको क्लास से बाहर बैठना पड़ता था? आखिर वो मानसिकता इतने दिनों बाद, संविधान लागू होने के 70 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी वो मानसिकता आज भी सक्रिय क्यों है? उस मानसिकता का तो अभी तक अंत हो जाना चाहिए था, उसको मर जाना चाहिए था। जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के आधार पे जो हमको नफरत करना सिखाते हैं, जो भेदभाव करना सिखाते हैं, क्या अपने बच्चों को भी वो लोग नफरत और भेदभाव सिखाते हैं? नहीं देखिएगा, क्योंकि जो लोग हमको नफरत करना सिखाते हैं उनके बेटे बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठे हैं, उनके बेटे कैलिफोर्निया और लंदन जाकर पढ़ने जा रहे हैं, और आपके बच्चे के हाथ में तलवार थमाया जा रहा है। वो तलवार तलवार थमाने वाली मानसिकता कौन है? वो तलवार थमाने वाली मानसिकता है कहाँ? और कौन लोग उसके पोषक हैं, कौन लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको भी पहचानने की जरूरत है। संविधान दिवस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। संविधान इस तरीके से 100% लागू नहीं होगा कि संविधान पे एक दिन लोग बात कर ले और चर्चा कर ले, बात खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। जो लोग तलवार थमाने वाली मानसिकता के पोषक हैं, हमें उनको पहचानना होगा और अपना दुश्मन उनको आइडेंटिफाई करना होगा। हमारे अपने बीच के भी लोग हो सकते हैं जो आपको धर्म के नाम पर बरगलाएं, जो आपको कहें कि भाई तुम उसको मार दो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर हमें रोजगार ये सरकार देगी, या इस संविधान के आधार पर जो सरकार चल रही है, संविधान सम्मत जो सरकार चल रही है, हमको अपने रोजगार से मतलब है। किसी मंदिर और मस्जिद में लालू यादव जी का एक भाषण जो बहुत वायरल होता है, जब लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया, तो वो कहते हैं कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा? तो जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं, जो भगवान और अल्लाह के नाम पे लड़ा रहे हैं, जो गाय और सुअर के नाम पे लड़ा रहे हैं, हमको उनसे सावधान होने की जरूरत है। और तभी हम लोग संविधान के सच्चे हितैषी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो मानसिकता है जो आपको धर्म के आधार पर लड़ाने का प्रयास कर रही है, वो संविधान विरोधी भी है, जिसको पहचानने की जरूरत है। इसलिए जब तक आप इस मानसिकता के लोगों को नहीं पहचानिएगा, तब तक आपका दोस्त और दुश्मन तय ही नहीं कर पाइएगा, और आप उन्हीं के गुलाम हो जाइएगा मानसिक तौर पे। और उनके बेटे जो हैं वहां पे सेटल किए जाएंगे जहां पे हजारों करोड़ों का फंडिंग है। आज किनका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठा है और किस मेरिट पे बन के बैठा है? इस पार्टी के कुछ लोग हैं जिनको कहा जाता है कि बकौती में इनको राजनीति मिल गया, जिनको कहा जाता है कि 9वीं फेल आदमी को बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया। अरे 9वीं फेल आदमी अंग्रेजी में जब बात करता है तो आपसे बेहतर बात करता है, शासन प्रशासन का जिम्मा जब अपने हाथ में लेता है तो आपसे बेहतर चलाता है, पीडब्ल्यूडी जब हाथ में लेता है तो आपसे बेहतर सड़कें बना के देता है, नौकरी के बारे में जो वादा करता है आपसे बेहतर 10 गुना ज्यादा करके देता है। तो फिर आपकी क्या जरूरत है? 7,24,000 नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 साल के अंदर में दिया है पूरे देश में। 7,24,000 सरकारी नौकरी, सरकार का खुद का डाटा है। और बिहार सरकार ने अभी 2 से 4 महीने का, 1 साल के अंदर का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, लगभग 2 लाख से ऊपर नौकरी दे चुकी है। तो हमें नौकरी चाहिए ना भाई, हमको रोजगार चाहिए ना। अल्लाह अकबर जय श्री राम से हमारा काम तो चलेगा नहीं। अल्लाह अकबर जय श्री राम से नाम लेने से अगर काम चल जाता तो मेडिकल साइंस छोड़ दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, लिखाई छोड़ दीजिए, सब खत्म कीजिए। आप अल्लाह अल्लाह करिए तो हिंदू है वो जय श्री राम करेगा। इससे तो कुछ होना नहीं है। होना किस चीज से है? नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। अभी जितने यहाँ पे मांग यहाँ दोहराई गई है, उसमें एक और चीज हम जोड़ना चाहते हैं। जो सरकार है वर्तमान की, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि बिहार में ऐसी शिक्षा नीति लागू हो, जिस पर सर बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। हम तो चाहते हैं कि सर जो सीबीएसई है, आईसीएसई है या बिहार बोर्ड है, सबको खत्म करो भाई। चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। क्यों नहीं चाहिए ऐसा? आप इसको लागू करिए ना। चपरासी का बेटा हो चाहे राष्ट्रपति का संतान, क्या फर्क पड़ता है? आप एक शिक्षा नीति लागू करिए। और कई लोग जो आरक्षण विरोधी है, उनको लगता है कि भाई आरक्षण जो है वो गलत है। तो आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल था, ना कि गरीबी दूर करने का कोई एजेंडा, ना कि गरीबी दूर करने का कोई न्यायकारी या हितकारी योजना था। गरीबी दूर करने के लिए इंदिरा आवास है, राशन मिल ही रहा है, तमाम प्रकार का ऐसा चीज जो आपको गरीबी अमीरी से जुड़ा हुआ है वो तो आपको मिल रहा है। आरक्षण प्रतिनिधित्व का सवाल है। और उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट जब ईडब्ल्यूएस लेकर के आई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो पूरे आपने बिहार के जातिगत जनगणना को अगर नजीर माने, उसको मॉडल माने, तो 10% अपर कास्ट लोग हैं जो हिंदू आते हैं, 10%। और 10% अपर कास्ट लोगों के लिए लगभग 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के रूप में है। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर कुर्सी पे बैठने के लिए है तो उसको एक कुर्सी मिल गया, वो सेपरेट है। अब इस देश में 63% से ज्यादा की जनसंख्या ओबीसी की है। अगर हम बिहार को मॉडल माने तो 60% मान के चलते हैं पूरे देश में, यही ओबीसी का आंकड़ा है। तो ओबीसी के यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें कोयरी, कानू, तलवार, टीम, ये सभी तमाम प्रकार की जाति आती हैं। कुछ यहाँ बिहार सरकार के हिसाब से अति पिछड़ी और कुछ पिछड़ी जातियों में माना जाता है। तो 63% का आंकड़ा है।
तो 60 से 63% के आंकड़े वाले जनसंख्या को आपने कितना दिया? 27% का आरक्षण दिया। वो भी कितने समय से? 91-92 के बाद, क्योंकि मंडल कमीशन लागू हुआ 91-92 में। यही हमारे ओबीसी के लोग नहीं समझ पाते हैं, वो भी आरक्षण के मामले में भ्रमित हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि सच में यार आरक्षण बेकार चीज नहीं होना चाहिए, इससे उस आदमी का हाथ हो रहा है। अरे आप देखिए तो सही, आपका प्रतिनिधित्व है कहाँ? 60% लोगों के लिए 27% का आरक्षण, वो भी मध्य प्रदेश और कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे अभी भी लागू नहीं, 27% भी लागू नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश जगहों पे तो लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 27% आरक्षण लागू नहीं है। तो आप 60 से 63 लोगों को बैठने के लिए कितना कुर्सी दे रहे हैं? 27 को। अब एक कुर्सी पे 3-3 आदमी मारामारी कर रहा है, और वहाँ एक ही कुर्सी सबके लिए सेपरेट है। तो वहाँ एक एक कुर्सी जब सबके लिए सेपरेट है, उसके बावजूद भी आपको और 3 कुर्सी चाहिए, ये कहाँ का इंसाफ है? तो जरूरी है ना भाई कि आरक्षण के जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा तो बढ़ाना पड़ेगा। ये सरकार ने बढ़ाया और इसको 42% किया। इसके लिए हम तो इस सरकार के भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सामाजिक न्याय जरूरी है, उसी तरीके से आर्थिक न्याय जरूरी है। और आर्थिक न्याय तब होगा जब सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कई लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट नौकरी में समस्या क्या है, प्राइवेट नौकरी तो बहुत अच्छी होती है, काम जल्दी जल्दी हो जाता है, एसबीआई में चली जाइए काम नहीं होगा, एचडीएफसी में चली जाइए जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये तो बहुत गहरी साजिश है कि सरकारी कंपनियों को इतना बर्बाद कर दो कि लोग अपने आप कहें कि भाई इसको खत्म करो। ये साजिश के तहत किया जाता है ताकि पिछड़े अति पिछड़े, गरीब, वंचित, दलित वर्ग के जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में नहीं पहुंचे। जब दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंच रहे थे, तब सरकारी स्कूलें अच्छी थी, बेहतर थी। जब ये लोग पहुंचने लगे तो साजिश के तहत सरकारी नौकरियों को भी गड्ढे में डाला गया, सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद होने दिया गया। इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर की भागीदारी है, दोनों की, क्योंकि दोनों की मानसिकता लगभग वही है। हम इसमें हो सकता है कोई हमसे इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन मैं इस बात को मुकम्मल तौर पर मानता हूँ